चलिए बच्चे, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? 2 डिग्री प्रीफिक्स पढ़ लिए थे ना। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। वन डिग्री प्रीफिक्स। अब ये होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझना है ये होता क्या है। देखो बच्चे, ऐसा है, एक पल के लिए इसको साइड करते हैं और जरा ये देखते हैं। देखो, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग डिवाइड करें तो हम लोग ऐसे कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं। ओपन चेन, या इसको हम लोग बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड आपको इस कैटेगरी के मिल जाएंगे। जैसे सर एग्जांपल के रूप में बताइए जरा, एग्जांपल अगर ले तो जैसे मान लीजिए ये एक ओपन चेन कंपाउंड है, ये ओपन चेन कंपाउंड है, सब ओपन चेन कंपाउंड का एग्जांपल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरा क्या हो सकता है बच्चे? क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते। क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे सर ये देखिए, ये देखिए, ऐसे कार्बन कार्बन लिख करके भी बना सकते, ऐसे बना सकते है ना, साइकिल है। या अगर मैं ऐसे ले लूं, देखो जरा, ये कई बार बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, सर ये साइकिल भी है, इसमें ओपन चेन भी है। साइकिल है ना, भले उसमें ओपन चेन जुड़ा हो, साइकिल है ना, तो इसको किस में रखेंगे? हाँ, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स में। सिंपल बात बोल रहे हैं। ओपन चेन कंपाउंड का एग्जांपल समझ में आ रहा है, साइक्लिक या क्लोज चेन का भी समझ में आ रहा है। आ तो रहा है सर? अच्छा, अच्छा ऐसा हो सकता है कंपाउंड में कि कंपाउंड में 2 साइकिल हो। देखिएगा ध्यान से जरा, जैसे ये हमने लिया, ये देखिए कंपाउंड में 2 साइकिल। या ऐसा ले लें, इसमें भी कितने साइकिल है? 2 साइकिल। या सर अगर आप ऐसा ले लें, इसमें भी कितने साइकिल? इस सब में कितने साइकिल? 2 साइकिल है। और अगर हम अगर हम ऐसा कुछ ले लें, यहां कितने साइकिल? अगर मैं ये ले लूं तो बताइए, तो इनमें भी कितने साइकिल है? 2। पक्का? अब देखिए 2-2 साइकिल तो यहां भी है, 2-2 साइकिल यहां भी है, पर एक अंतर है बच्चा, यहां 2 साइकिल है लेकिन कॉमन पॉइंट जो है ना उसमें 3 है। ये 3 पॉइंट इस साइकिल में भी कॉमन है और इस साइकिल कॉमन पॉइंट कितने हैं? 3। अगर यहां देखें तो कॉमन पॉइंट कितने हैं? 2। और यहां देखें तो कॉमन पॉइंट 4 है। पर यहां पर देखें तो कॉमन पॉइंट कितना है? पक्का? ये बोल सकते हैं इसको ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 साइकिल है, कॉमन पॉइंट 1 से ज्यादा है, और यहां 2 साइकिल है लेकिन कॉमन पॉइंट 1 है। दोनों में अंतर यही है, कंपाउंड्स हैविंग 2 साइकिल्स विथ मोर देन 1 कॉमन पॉइंट, कंपाउंड्स हैविंग 2 साइकिल्स विथ ओनली 1 कॉमन पॉइंट। तो 1 से ज्यादा कॉमन पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। और एक ही कॉमन पॉइंट अगर हुआ, इसको बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। सर आपने क्या बोला? मैंने बोला, एक बोला बाईसाइक्लो कंपाउंड, ये क्या है सर? कंपाउंड्स हैविंग 2 साइकिल्स विथ मोर देन 1 कॉमन पॉइंट। इसके एग्जांपल ये हो गए, ये बाईसाइक्लो हो गया। और सर एक होता है
स्पाइरो कंपाउंड्स। कंपाउंड्स having two cycles with only one कॉमन पॉइंट। देखो भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड को खोजो जरा, कैसा मिलेगा? या तो बिल्कुल ओपन चेन मिलेगा, या फिर क्लोज चेन मिलेगा एक साइकिल, या फिर दो साइकिल होगा तो ऐसा होगा जिसमें एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट, और दो साइकिल होगा तो एक ही कॉमन पॉइंट। सर ठीक है, बात तो बड़ा अच्छा बोल रहे हैं आप, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपाउंड में 3 साइकिल हो, कंपाउंड में 4 साइकिल हो, ऐसा भी तो हो सकता है, 100 साइकिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अच्छी बात सुनो बच्चे, क्या है, अपने जेई के इतिहास में और एआईपीएमटी यानी कि प्री मेडिकल टेस्ट जो होता है नीट के इतिहास में, पिछले 40-45 साल तक अगर फॉलो करते चले जाओ, या 12th के इतिहास में, मतलब जो हम लोग पढ़, जिसकी हम लोग बात करें, इन सब में 2 साइकिल से ऊपर के किसी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कभी भी पूछा? क्यों हम अपनी एनर्जी वेस्ट करें वहां? सर क्या 2 साइकिल से ऊपर का कंपाउंड हमें नजर नहीं आएगा? रिएक्शन वेक्शन पढ़ेंगे, आएगा, पर हमें उसकी नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता, तो हम इसके ऊपर बात करने वाले। तो हमें सर या तो ओपन चेन मिलेगा, या एक साइकिल मिलेगा, या 2 साइकिल मिलेगा एक कॉमन पॉइंट से ज्यादा, या एक ही कॉमन पॉइंट। सर बात तो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, पर प्रॉब्लम यह है आप पढ़ा रहे हो 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसमें क्या क्या पढ़ाने लगे, क्या बोलने लगे भाई? देखो ऐसा है ना, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स ये क्या करता है, ये हमें पहचान बताता है कि अगर इसके बारे में ज्ञात हो तो हमें पहचान हो जाएगा कि वो कंपाउंड किस कैटेगरी में। सर नहीं समझ में, अरे भाई जैसे किसी आदमी का नाम अगर कोई बोलता है डॉक्टर रमेश कुमार, तो ऐसे बोलते समझ में आता है ना कि अरे भाई ये जो है वो डॉक्टर है, या तो एमबीबीएस वाले डॉक्टर हैं या पीएचडी वाले, मैंने है डॉक्टर। प्रोफेसर ये तो समझ में आता है कि ये सर जो है पढ़ाने वाले हैं। कोई बोलता है एडवोकेट, ये तो समझ में आता है कि ये लॉयर है, लॉ प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो वैसे ही कंपाउंड का जब नाम लिखे उसमें कोई तो ऐसी पहचान होनी चाहिए जो हमें नाम सुनते ही पता लग जाए कि कंपाउंड इन चारों में से किस कैटेगरी का है। ये पहचान हमें कौन देता है? वो कैसे देता है सर? देखो वो ऐसे देता है बच्चे कि अगर हमारा ओपन चेन कंपाउंड हुआ, या ए साइक्लिक जिसको बोलते हैं, दूसरा क्लोज्ड चेन जिसको आप साइक्लिक बोल रहे हो, ओपन चेन जिसको आप ए साइक्लिक बोल रहे हो, या बाईसाइक्लो कंपाउंड हुआ, या स्पाइरो कंपाउंड हुआ, तो इन सब के लिए हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में क्या होता है वो हम चर्चा कर रहे हैं, जरा देख लिया जाए। अगर ओपन चेन कंपाउंड होगा तो इसके लिए किसी 1 डिग्री प्रीफिक्स की इस्तेमाल नहीं करते ही नहीं। अरे वाह, करते नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो भाई इन तीनों के लिए करते, नाम में इन तीनों के लिए आएगा। अब अगर इन तीनों के लिए जो आया वो नाम नहीं आया तो ओपन चेन का हो गया। अगर सर क्लोज चेन हुआ तो इसके लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज किया जाता है साइक्लो। अगर बाईसाइक्लो हुआ तो इसके लिए जो वर्ड आएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, वो क्या आएगा? बाईसाइक्लो। अगर स्पाइरो हुआ इस कैटेगरी का तो इसके लिए वर्ड आएगा स्पाइरो। और कुछ भी नहीं आया इनमें तो किस कैटेगरी का हो गया? किसी ने बोला ब्यूटेन, उसमें ये सब नाम नहीं आ रहा है तो किस कैटेगरी का कंपाउंड है वो? और मैंने बोला साइक्लोब्यूटेन, चेन का आ गया। मेरी बात समझ रहे हो? अब मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स हमें बता देता है कि किस कैटेगरी का है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर किसी नाम में हमें लिखना हो, फ्लोरो लिखना हो और साइक्लो लिखना हो, तो किसको पहले लिखे? बिल्कुल, क्योंकि फ्लोरो जहां 2 डिग्री प्रीफिक्स है वहीं साइक्लो 1 डिग्री प्रीफिक्स है। 2 डिग्री प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं। बोलो हाँ या ना? तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमें यह जानना चाहिए
क्लियर है ना? चलिए आते हैं जरा हम लोग, ये छोटा ही था, अब हम लोग आते हैं वर्ड रूट, या हम लोग बोलते हैं इसको रूट वर्ड, वर्ड रूट या रूट वर्ड। आप इसको जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, इसके बारे में आप जानते हैं, आपकी जान पहचान है इसके साथ। हो सकता है आप में से कई लोग नहीं जानते हो इसको वर्ड रूट बोलते हैं, पर आपकी जान पहचान है। सर बताइए कैसे? जैसे देखो, अगर कंपाउंड में एक कार्बन का चेन, तो इसके लिए वर्ड रूट जो यूज करते हैं वो मिथ, सही मामले में बोलो तो मिथ नहीं बल्कि मिथा यूज करते हैं। ये एक का मतलब मैं समझाऊंगा आपको। अगर 2 कार्बन का चेन है तो इसके लिए वर्ड रूट यूज करते हैं इथा। सिंपल बात है, तेजी से बता सकते हैं, आपको आता भी होगा। 3 के लिए प्रोपा, 4 कार्बन के लिए ब्यूटा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 कार्बन का चेन हुआ तो इसके लिए वर्ड यूज करते क्या? नोना। अगर 10 कार्बन रहा तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्या? डेका। मीथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। पक्का? इसके अलावा मैं यहां पर एक चीज और आपको बताने वाला हूं, वो ध्यान से सुनिए, मन लगा के जरा। एक कुछ और बता रहा हूं, कुछ और। अगर एक हो तो उसके लिए यूज करते हैं हेन या अन। 2 हो उसके लिए यूज करते हैं डो। 3 के लिए ट्राया, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना। रुक जाइए जरा, ये क्या है सर? इसको एक पल पहले और एक चीज बता दे तब देखिएगा, इसको फिर से देखेंगे हम लोग अभी, लेकिन 1 मिनट बाद देखेंगे। अभी पहले इसको कंटिन्यू करते हैं, पहले इसी की बात करते हैं। अभी उधर लिख दिए हैं पर उसको अभी नहीं देखते, पहले इसको देखते हैं। 1 के लिए मीठा, 2 के लिए इथा, ऐसे करते करते हम लोग 10 तक कितने आ गए हैं? अब सुन, अगर हमारा कार्बन 20 हुआ, अच्छा देख लीजिए, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं आई कोसा या आई कोसा। ये तो ब्रैकेट में जाएगा। तीस के लिए यूज करते हैं ट्राई कॉन्टा। 40 के लिए टेट्रा कॉन्टा। 50 के लिए पेंटा कॉन्टा। इतनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक छोटी सी चीज देख ले, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। हेक्सा कॉन्टा। 70 के लिए हेप्टा कॉन्टा। 80 के लिए ऑक्टा कॉन्टा। 90 के लिए नोना कॉन्टा और 100 के लिए हेक्टा। हेक्टा 100 के लिए हेक्टा, ठीक है। प्रॉपर वर्ड हेक्टा है, सेंटा भी लोग बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्ड क्या है? हेक्टा। अब सुनिए मैं क्या कुछ कहना चाहता हूं।
जैसे मुझे लिखना है 11 कार्बन, क्या लिखना है? तो 11 दो लेटर से बना है, 10 प्लस 1 जोड़ने से बनता है। ये जो 10 प्लस 1 में 1 जो आ रहा है ना, वो वर्ड यहां से आएगा और 10 वर्ड यहां से आएगा, तो ये हो जाएगा अनडेका। नहीं आया समझ में? अगर कोई बोलता है 12 तो डोडेका, 13 ट्राइडेका। ठीक है, ट्राई यहां पर थोड़ा सा ये वाला वर्ड जो है ना, इसमें मिटा दें। ठीक, अभी इतना है। ठीक है, अगर कोई कहता है हमें 21 लिखना है, 21, क्या करिएगा? हाँ, 21 में 20 प्लस 1 होता है, तो 11 में इसमें अन यूज किए थे, हेन या अन यूज करते हैं। 11 में अन यूज किए थे, लेकिन यहां हेन यूज होता है, तो हेनी कौसा, हेनी कौसा, हेन आई कौसा, हेनी कौसा। नहीं आया समझ में? अगर कोई बोलता है 22 तो दो कोसा, क्योंकि वावेल आ रहा है, वावेल के बाद वावेल आ रहा है तो हट जाता है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे? दो कोसा। अच्छा, कोई बोल रहा है 86, 86, हाँ, अब क्या है? हेक्स ऑक्टा, यहां ना, हेक्स ऑक्टा कॉन्टा। अरे बोलो, आया समझ में कि नहीं आया? आया? तो इस तरह से एक दो लिख लेते हैं हम लोग अगले पेज पे। अगर हम लोग यूज कर रहे हैं 11 कार्बन, यानी कि 10 प्लस 1, तो क्या यूज करोगे? अनडेका। अगर कोई कहता है 21 कार्बन, तो 20 प्लस 1 क्या यूज करोगे? एक के लिए हेनी कोसा। अगर कोई कह रहा है 22 कार्बन, तो 20 प्लस 2, आप देख रहे हैं ना, 2 के लिए डू, और वावेल के बाद वावेल आ रहा है तो हट जाता है, ये हो जाएगा डो कोसा। पक्का? अगर कार्बन 86 है, तो 80 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा? हेक्स ऑक्टा कॉन्टा, हेक्स ऑक्टा कॉन्टा। ज्यादा इसमें समय नहीं देना है, अपने को इतने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक बार लिख दिया कि मन में एक विचार आ सकता है, सब कैसे लिखते हैं, आखिर 37 को कैसे लिखेंगे, 45 को कैसे लिखेंगे, तो एक मन में विचार आता है, चलो ठीक है। और अपने को काम कितने से बनना है? 10, 12, 15 से ही अपना काम हो जाना है। 15 कार्बन के लिए क्या बोलोगे? हाँ, 10 के लिए ही ना होगा? बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? चल, तो आ जाओ। अब हम लोग आ जाते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट हो गया, 1 डिग्री प्रत्यय पे आ जाए हम लोग, 1 डिग्री सफिक्स। सर एक सवाल इसमें थोड़ा सा अधूरा है। सर हम लोग पढ़े थे तो ये लास्ट में ए नहीं होता था सर, इथप्रोप ब्यूट पढ़े थे, आप इथाप्रोपा पेंटा ब्यूटा ऐसा क्यों पढ़ाते? बताएंगे, अभी अभी आएगा समझ में, थोड़ा सा उसको भी समझ लेंगे। आइए जरा, 1 डिग्री सफिक्स, इसमें क्या, हर चीज जो बना है ना वो अपनी पहचान के लिए बना है। उस चीज को अगर आउट कर देंगे तो पूरा काम गड़बड़ा जाएगा, ये समझना है। बच्चा क्या करता है, नाम लिखता है, रैंडमली लिखता है, उससे कुछ सही लिखा गया, कुछ गलत लिखा गया, नहीं वैसे नहीं, हमें पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आइए, 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है ये भी आप जानते हैं। आप जानते हैं ना कि अगर सिंगल बॉन्ड होता है कंपाउंड में, सिंगल, तो उसके लिए ANE यूज करते हैं, यही है आपका 1 डिग्री सफिक्स। कंपाउंड में सारे सिंगल बॉन्ड है, कंपाउंड में सारे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड। सारे सिंगल है, एक डबल है, तो उसके लिए डबल के लिए यूज होगा ENE। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है,
तो जो यूज होगा 1 डिग्री सफिक्स, वो क्या यूज होगा? वाई एन ई, इन, एन, वाइन, ये सब क्या है? 1 डिग्री सफिक्स ही तो है। सर मान लो कि कंपाउंड में हमारा 2 डबल बॉन्ड्स, दो डबल बॉन्ड, तो इसके लिए यूज करते हैं डाई इन, 2 के लिए डाई, डबल बॉन्ड के लिए इन। अगर कंपाउंड में 2 ट्रिपल बॉन्ड तो डाई वाइन। सिंपल बात। अरे बोलो ना भाई, अगर सर कंपाउंड में बाकी सारे सिंगल हो, एक डबल हो और एक ट्रिपल हो, रुकिएगा जरा सुनिएगा, एक डबल है एक ट्रिपल है, तो बेटा पहले सुनो, पहले नाम लिखते हैं डबल का, उसके बाद लिखते हैं ट्रिपल। याद रहेगा ये, डबल भी है और ट्रिपल भी है, किसको पहले लिखोगे? हाँ पहले डबल को। तो पहले डबल को लिखोगे तो पहले आएगा, देखो जरा क्या आएगा, ये आएगा, सॉरी ये आएगा इन, और तब आएगा वाइन। संभवतः ये इसलिए करते, संभवतः ये इसलिए करते हैं क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो इन, ई से शुरू होता है, वाइन, वाइन। अल्फाबेटिकल क्रम में कौन पहले आता है? ई आता है, इसलिए पहले। डबल और ट्रिपल हो तो किसको पहले लिखेंगे? डबल। एक और काम करते हैं, एक और काम करते हैं, वो सुन लो क्या करते हैं। ये वाला ई नहीं होता, सुन लीजिए जरा नियम। 1 डिग्री सफिक्स के आखिर में अगर वावेल हो, 1 डिग्री सफिक्स के आखिर में अगर वावेल हो, या वर्ड रूट के आखिर में वावेल हो, और उसके बाद कोई वावेल या वाई आए, तो पहला वाला वावेल हट जाता है। फिर से सुनिए एक बार, वर्ड रूट के आखिर में कोई वावेल हो, या 1 डिग्री सफिक्स के आखिर में कोई वावेल हो, और उसके बाद कोई वावेल आए या वाई आए, तो पहला वाला वावेल हट जाता है। याद रहेगा? अब देखो ये क्यों हटा, ये नहीं, इसके बाद क्या आ रहा था? वाई। पक्का? अच्छा, अगर मैं बोलूं, देखिएगा, अगर मैं बोलूं 2 डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल है, 2 डबल और एक ट्रिपल, तो डबल के लिए पहले डबल लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ? सर लिखेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे डाई इन। ई हटाएं, क्यों? क्योंकि इसके बाद वाई आ रहा है, तो ये हो जाएगा डाई इन वाइन। अरे हाँ या ना? और बच्चे अगर मैं बोलूं एक डबल है और 2 ट्रिपल है कंपाउंड, तो पहले किसको लिखोगे? डबल, फिर लिखोगे, अब देखो डबल के लिए क्या लिखोगे? ये ई रहेगा, 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 क्योंकि अब वाइन नहीं आ रहा, 2 ट्रिपल के लिए डाई वाइन आ रहा है, ई के बाद क्या आ रहा है? डी आ रहा है, तो ये ई रहेगा डाई वाइन। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, आई के बाद ई तो है, आई के बाद वाई तो है, नहीं, ये इन वाइन है, ये 2 बार आया है, 2 बार डाई ट्राई। एक्चुअली इसके लिए ये डाई ट्राई का नहीं हटाएंगे हम लोग, इन वाइन, इसमें जो है ना उसको हटाते हैं। नहीं समझ में आया? 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, वो वर्ड में नहीं हटाएंगे, डाई इन, डाई वाइन, ये नहीं हटाते। क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोला करो भाई। ई के पहले, हाँ, अच्छा, हाँ, नहीं सुनो, बताते बिल्कुल अच्छी बात बोले तुम। देख बेटा, डाई जो आ रहा है ना वो 2 बार के लिए आ रहा है, ट्राई 3 बार के लिए आ रहा है। मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला 2 डिग्री प्रीफिक्स, सॉरी, इन, वाइन, एन, ये उसका मेन टर्म है, इसके आधार पर डिसाइड होता है कौन पहले कौन बाद में। तो डबल बॉन्ड 2 हो, 3 हो, 4 हो, ट्रिपल बॉन्ड 1 हो, 2 हो, 3 हो, डबल वाला पहले ट्रिपल से हमेशा आएगा, चाहे डाई हो, चाहे ट्राई हो, चाहे जो हो। क्यों? क्योंकि उसका कोर वर्ड इन है और उसका वाइन है, इन का ई और वाइन का वाई में ई पहले आता है।
क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन यहां? क्यों हटा, कहां नहीं हटा? बोलो सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर हमको वो नहीं समझ में आया। कौन सा? ये वाला, ये जो ए आपने लिखा है मीथा इथा प्रोपा, बोलो समझ में आ रहा है? मैं आपको ये समझाता हूं क्यों 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 मैं ऐसा लिख रहा हूं। क्योंकि हमने तो ये नहीं पढ़ा सर, हमने तो पढ़ा है मीथ इथ प्रोप ब्यूट, ऐसे पढ़ा है। चलो एक काम करते हैं, तुमने जो पढ़ा है उसके तक एक छोटी सी बात करने जा, इस कंपाउंड का नाम तुम बताओगे, वर्ड रूट इसका क्या, तुम क्या बोलोगे? ब्यूट। सर आज क्या पढ़ा रहे हैं? ब्यूटा, ठीक है ना? सिंगल बॉन्ड के लिए अभी बात किया, वर्ड रूट के बाद आता है ना 1 डिग्री सफिक्स, एन। बोलो भाई। और सर आपने भी पढ़ाया एन। अब बताइए सर, भाई ये भी तो पढ़ाया, वावेल के बाद अगर वावेल आए तो पहला वाला वावेल हट जाता। तो देखो ये नाम दोनों सेम। अरे नहीं आया समझ? आया सर, लेकिन आपका नियम बकवास लग रहा है सर। ये तो सुंदर सा नियम है सर, वहां लिखो हटाओ, पता नहीं क्यों ऐसा पढ़ा रहे हो आप। चलो देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। सर अगर मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से सुनिएगा मन लगा के, अगर ऐसे ये कंपाउंड है, नंबर तो लिख लेंगे सर, सिखाइएगा आप नंबरिंग को अभी एक पल के लिए साइड करके बात कर रहे हैं, अभी उस टॉपिक को बात नहीं करें। सर ये 4 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे ब्यूट, आपने सिखाया ब्यूटा, ऑफ कोर्स नंबर यूज करते हैं, नंबर को छोड़िए, आप बोल रहे हैं तो ठीक है छोड़ दिए। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करोगे? इन। और आप क्या सिखा रहे हो? इन। अब देखो फिर आप बोल रहे हो वावेल के बाद वावेल है इसलिए हटा देंगे, ये नाम और ये नाम सेम हो गया। सर हमें लगता है इसकी आवश्यकता नहीं है। ये भी एक बार देख लेते हैं। इसके लिए आप बोल रहे हैं हम लोग यूज करेंगे ब्यूट, YNE, यहां बोल रहे हैं ब्यूटा और YNE। अब क्या बोले थे, वावेल के बाद वावेल या वावेल के बाद वाई आए तो पहला हट जाता है। दो सब सेम लग रहा है सर, बेवजह काम अपना उलझ रहा है। लेकिन मान लो बच्चा अगर ये सवाल हम लिए, अब इसका नाम लिखते जरा, तो आपने लिखा ब्यूट, हमने बताया ब्यूटा, उसका 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड के लिए आपने लिखा डाइइन, हमने भी लिखा डाइइन। अब देखिए ए के बाद डी आ रहा है, अब ये ए नहीं हटेगा और ये गलत है, ये सही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? रियलिटी में वो ए होता है, ये अलग बात है कि उसके बाद वावेल या वाई आता है तो वो वाला ए हट जाता है। नॉर्मल सवाल जो हम लोग देखते हैं, पर ढंग के थोड़े भी सवाल आएंगे हम फंस जाएंगे। ब्यूटा पेंटा ये होता है, ब्यूट पेंट लिखेंगे उससे काम। मुझे लगता है छोटी बात थी, आ गई होगी समझ में आपको। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। वर्ड रूट के आखिर में वावेल आए या 1 डिग्री सफिक्स के आखिर में वावेल आए और उसके बाद कोई वावेल या वाई आ रहा हो तो पहला वाला वावेल हट जाए। आप बताओ, ब्यूटेन लिखते हैं, ब्यूट के बाद एन क्यों लिखते हैं? एन के बाद ब्यूट क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ब्यूट या ब्यूटा वर्ड रूट है और एन या इन 1 डिग्री सफिक्स है, तो 1 डिग्री सफिक्स का स्थान कहां है? वर्ड रूट के बाद है ना। सर साइक्लोब्यूटेन क्यों बोलते हैं? एन साइक्लोब्यूट क्यों नहीं बोलते? एन ब्यूट साइक्लो क्यों नहीं बोलते? साइक्लो क्या है? 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद आया ब्यूट, क्यों आया? वर्ड रूट है। उसके बाद एन क्यों आया? क्योंकि वो 1 डिग्री, सबका क्रम है ना बेटा। बोलो कुछ पूछना है यहां तक? हमें सबसे ज्यादा थोड़ा सा परेशान तो नहीं बोलेंगे, पर चैलेंजिंग हमारे लिए था सीखना। अभी तक जितना सीखे उसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स टाइम भी लगा था ना हम लोगों को सीखने में। अरे उसमें क्या क्या सीखा था? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो ये सब वाला, मिथाइल इथाइल पेंटाइल ब्यूटाइल सब सीखे थे, टाइम लगा था। और थोड़ा मेहनत हमसे और होगा 2 डिग्री सफिक्स में। हम लोग 2 डिग्री 1 डिग्री सफिक्स तक आ चुके हैं। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो चले हम लोग, चलिए 2 डिग्री सफिक्स पर आ जाते हैं। चलिए 2 डिग्री सफिक्स, सबसे पहले एक बात बताओ, फंक्शनल ग्रुप सुना है ना? क्या होता है? क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप है। हिंदी आता था बोल दिए।
नहीं आता है जहां नहीं बोलेंगे। कभी कभी आता है कुछ कुछ वर्ड का, बोल दे तो समझ लेना सर को इसका हिंदी पता है। आइसोमेरिज्म का हिंदी क्या होता है मेरे को पता है, समावयत्ता। सर उसमें और कुछ का हिंदी बताइए, वो नहीं पता। जरूरत ही नहीं यार, हमें भाव से मतलब, भाव समझ में आना। यानी फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो जब कार्बन की चेन के साथ जुड़ जाए, जो जब कार्बन की चेन के साथ जुड़ जाए तो कंपाउंड के गुणों को निर्धारित कर डालता है। कैसे सर? मिथाइल के साथ अल्कोहल हो गया तो मिथाइल अल्कोहल हो गया, मिथाइल के साथ क्लोरीन हो गया तो मिथाइल क्लोराइड हो गया, दोनों के गुण अलग हैं। फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो जब कार्बन की चेन के साथ जुड़ जाए तो कंपाउंड के गुणों को निर्धारित कर डालता है। जैसे क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस के साथ शर्मा जुड़ जाए, प्रिंस शर्मा। अब प्रिंस के साथ प्रसाद जुड़ जाए, दोनों में अंतर आ गया। कैसे अंतर आ गया? प्रिंस शर्मा का काम क्या है? शर्माने का। अब प्रिंस प्रसाद का काम क्या है? प्रसाद खाने का। जस्ट जोकिंगली, समझो जरा बात को। तो भाई फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप है जो जब कार्बन के साथ जुड़ जाए तो उस कंपाउंड के गुणों को निर्धारित कर डालता है। ये इसके साथ जुड़ गया, इसका गुण अलग, ये इसके साथ जुड़ गया, इसका गुण अलग। तो पहले तो हम यहां पर फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करेंगे। फंक्शनल ग्रुप is that group which when attached with carbon chain, which when attached with carbon chain defines the properties of the compound. ठीक है सर। फंक्शनल ग्रुप ध्यान से सुनिएगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप दो जगह आता है। फंक्शनल ग्रुप दो जगह आता है, या तो बिल्कुल शुरू में या बिल्कुल आखिर में, या तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में या फिर 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में कहा था फंक्शनल ग्रुप से? अरे वो शुरू में जितना पढ़ाए थे ना, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो नाइट्रोसो नाइट्राइटो डाइएजो, ये सब जो था ये फंक्शनल ग्रुप था। उसके बाद जो शुरू हुआ ना मिथाइल इथाइल, वो फंक्शनल ग्रुप नहीं। मैंने वहां भी कुछ फंक्शनल ग्रुप थे और यहां तो सारे फंक्शनल ग्रुप ही रहेंगे। किसमें? 2 डिग्री सफिक्स। अब बताइए, आपके मन में एक डाउट आ रहा है क्या कि आखिरकार क्यों कुछ फंक्शनल ग्रुप को 2 डिग्री प्रीफिक्स में रखा गया और क्यों कुछ फंक्शनल ग्रुप को 2 डिग्री सफिक्स में रखा जा रहा है? मन में ये विचार आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अब देखो, इसके लिए मैं अब तुमको एक छोटी सी बात बताता हूं, केमिस्ट्री से हटके, आराम से समझ जाएंगे। देखो, जैसे एक राज्य में राजा है, सेनापति है, मुख्य प्रधानमंत्री है। मान लो जो पुराना जो समय होता था, राजपुरोहित, मंत्री, बहुत सारे मंत्री, समझ रहे ना बच्चे, और जो जनमानस है, जो प्रजा है वो, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, राजा एक, बाकी जितने लोग हैं सब प्रजा है। नहीं, सेनापति तो किस में आएंगे? प्रजा में आएंगे। राजपुरोहित किस में आएंगे? प्रजा में आएंगे। मंत्रीगण जो हैं वो किस में आएंगे? प्रजा में आएंगे। और उस राज्य में रहने वाले किसान भी किस में आएंगे? प्रजा में। लेकिन प्रजा और प्रजा में अंतर है। कैसे? मान लो हायरार्की में राजा के बाद मान लो कि प्रधानमंत्री आते, मान लो, तो प्रधानमंत्री साहब सोच रहे हैं कि हे भगवान, अगर एक विकेट गिरा दो तो अपनी बैटिंग आ जाएगी,
कई बार होता है हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो अपना टीम कंबाइंड फील्डिंग होता है ना, तो विपक्षी टीम से ज्यादा हम लोग खुदे बनाते हैं, ये खाली फील्डिंग करते रहो। 10 ओवर का खेल है, 9 ओवर तक खेल चुका है, 1 ओवर खाली आओ इधरो फील्डिंग उधरो फील्डिंग, बैटिंग मिलता नहीं है, अपने ही अपील कर रहे हैं भाई तू आउट हो गया आजा आजा। तो वो वाला हाल है। राजा के बाद मान लो जो है प्रधानमंत्री, वो सोच रहे 1 विकेट गिर जाता तो हम राजा बन जाते। उसके बाद सेनापति है, वो भी भगवान को प्रार्थना करें, हे भगवान 2 विकेट गिराइएगा, 1 में काम नहीं बनेगा। लेकिन जो उस राज्य में रहने वाला प्रजा, जो किसान है, उनका मानना है कोई आए कोई जाए, हम तो किसान है, किसान ही रहेंगे। अरे बोलो हाँ या ना। तो प्रजा प्रजा में अंतर है। एक प्रजा ऐसी जो राजा बनने के कतार में खड़ी है, एक प्रजा ऐसी जो राजा बनने के कतार में खड़ी है, मौका मिला तो राजा बन सकते। दूसरी प्रजा ऐसी जो कतार में खड़ी ही नहीं, कोई बने राजा, वो राजा नहीं बनेगा। मेरी बात सुन, आप लोग जानते होंगे, हम लोग आगे चर्चा करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की एक प्रायोरिटी टेबल होती है, पक्का। अब देखो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल का क्या मतलब है, अभी समझा रहे हैं, समझो बात। मान लो उस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल में, मान लो कि किसी कंपाउंड में, नाम तो सुना होगा, मान लो बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है, किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है और क्लोरीन भी है। कितने फंक्शनल ग्रुप है? हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, अल्कोहल और क्लोरीन। मान लो, अभी तो आपको जब सिखाएंगे तब सिखाएंगे, प्रायोरिटी टेबल मान लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड मान लो दूसरे नंबर पे, एल्डिहाइड मान लो 5वें नंबर पे, अल्कोहल मान लो 8वें नंबर, मान लो। तो अगर उस कंपाउंड में अगर ये चारों हैं तो इन चारों में सीनियर कौन है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि राजा, और बाकी तीनों हो गए प्रजा। समझे? ठीक है। यही अगर उस सवाल में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता तो प्रायोरिटी टेबल में कौन ऊपर है? एल्डिहाइड 5वें नंबर पे था, तो वो हो जाता राजा, अल्कोहल और क्लोरीन हो जाते प्रजा। अरे बोलो समझ में आ रहा है? अगर एल्डिहाइड भी नहीं होता, अल्कोहल और क्लोरीन होता, तो अल्कोहल हो जाता मेन फंक्शनल ग्रुप यानी कि राजा, क्लोरीन हो जाता प्रजा। अच्छा, अब अगर अल्कोहल भी नहीं होता, क्लोरीन होता, तो बोलो नहीं, यही गड़बड़ कर रहा हूं। क्लोरीन वो किसान की भूमिका में, वो राजा कभी बन ही नहीं सकता, वो उस टेबल में ही शामिल नहीं। ये सारे लोग में वो तीनों टेबल में शामिल हैं, लेकिन क्लोरीन टेबल में शामिल। तो वैसे फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी टेबल में शामिल कभी नहीं हो सकते, जो कभी राजा सोकोल नहीं बन सकते, उनको हमेशा रखा जाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स में। शुरुआत में नहीं आया समझ में? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ये सब कभी नहीं बनेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप। नॉमेनक्लेचर के हिसाब से कभी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं बनेंगे। और इस कैटेगरी में 2 डिग्री सफिक्स में जो फंक्शनल ग्रुप लाएंगे वो ऐसे होंगे कि सीनियरिटी जूनियरिटी के आधार पर काम करेंगे। अगर वो सीनियर होंगे तो बन जाएंगे राजा, और अगर वो सीनियर नहीं होंगे तो रहेंगे प्रजा। अरे बोलो समझ में आया? कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, बाकी राजा प्रजा कुछ ज्यादा ही बोल दिए सर आप। देखो वो भी समझा देते हैं। देखो तुमने हल्का सा सुना होगा, पकड़ में आ जाएगा। देखो, क्या तुम्हें इतना पता है कि अल्कोहल के लिए ऑल नाम यूज करते हैं और हाइड्रोक्सी भी नाम यूज करते हैं? पर क्या तुम्हें यह भी पता है कि अल्कोहल के लिए ऑल जब यूज करते हैं तो लास्ट में यूज करते हैं, और हाइड्रोक्सी यूज करते हैं तो शुरू में यूज करते हैं? अब सुनो, अल्कोहल जब राजा बनेगा, सीनियरिटी टेबल में वो ऊपर रहेगा बाकी सब फंक्शनल ग्रुप जो सवाल में दिए हैं, तो उसके लिए सफिक्स का इस्तेमाल होगा, लास्ट में आएगा ऑल। और अल्कोहल जब प्रजा बनेगा, जब जूनियर रहेगा, उससे कोई सीनियर रहेगा, तो उसको भेज दिया जाएगा प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी के रूप। नहीं आया समझ में? अरे राजा कौन होता है? कंफ्यूज हो रहा है। राजा कौन होता है? जो युद्ध में आखिर में जाता है, पहले सबको बोला जाओ पहले मरो, मेरे जाने का नौबत कब आएगा? सब जब तुम लोग मर चुके हो तो क्या करेंगे? हम ही जाएंगे मरने। पहले कौन जाता है? प्रजा। तो 2 तरह की प्रजा है, एक जो हमेशा प्रजा है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में वो फंक्शनल ग्रुप जो हमेशा
नाम नहीं ले रहे, सब्स्टिट्यूएंट वर्ड होता है, सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे। और 2 डिग्री सफिक्स में यहां वो फंक्शनल ग्रुप होंगे जो प्रायोरिटी के आधार पर काम करेंगे। कभी वो राजा, कभी वो प्रजा, कभी उनका नाम आखिर में लिखा जाएगा, कभी उनका नाम शुरू में लिखा जाएगा। खैर, इससे ज्यादा की अभी जरूरत नहीं है बाइफर्केशन की, कुछ तो आया होगा समझ। अब आप हमको ये समझाइए सर कि 2 डिग्री सफिक्स में कौन कौन फंक्शनल ग्रुप आते हैं। सावधान, जरा एक बार एक्टिव हो जाइए, ध्यान यहां लगाइए। सर हमें कुछ कुछ आता है, नहीं, आज के बाद सब आना चाहिए। कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता, गलत आता, सही नहीं, आज के पहले आता है या नहीं, आज के बाद सब आना चाहिए। देखिए जरा, शुरू करते हैं, अच्छे से एक एक चीज सिखा रहे हैं हम, फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला सीखना है। सुनो सुनो सुनो, देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है? ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है। अगर ऑक्सीजन के एक तरफ H हो तो क्या बोलते हैं इसको? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जल्दी बताओ। है नहीं, ये अल्कोहल नहीं है, ये अल्कोहल नहीं है। कौन बोलता है ये अल्कोहल? अल्कोहल दिख रहा है तुम्हें? अल्कोहल कहलाने के लिए जरूरी है, एकदम मस्ट है, O के एक तरफ H हो और दूसरे तरफ और कोई नहीं बल्कि कार्बन ही हो। OH को हम लोग नॉर्मली अल्कोहल बोल देते किताबों में, क्यों? क्योंकि ये मान लिया जाता है कि वो किससे जुड़ा होगा, पर अगर नहीं तो क्लियरिफाई करना जरूरी है। OH तभी अल्कोहल है जब किससे जुड़े? कार्बन से। ये आपका अल्कोहल है। बहुत बढ़िया सर। ऑक्सीजन की जगह सल्फर हो जाए और एक तरफ H रहे और दूसरी तरफ कार्बन रहे तो इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं थायोल या थायो अल्कोहल। पक्का? अच्छा देखो, कार्बन, कार्बन की कितनी वैलेंसी? कार्बन की 4 वैलेंसी। अगर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ जाए ऑक्सीजन से, अगर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ जाए, 2 बॉन्ड तो हो गया, बाकी के 2 बॉन्ड देखो जरा, बाकी के 2 बॉन्ड में अगर एक तरफ H हो और दूसरी तरफ H या C, H भी हो सकता है यार, देखो आता है, ये सोच के मत छोड़ना, ध्यान से सुनना, मैं फंसा दूंगा सवाल में आपको, इसलिए ध्यान से सुनिए। C डबल बॉन्ड O के एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ H या C, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। कई बार बच्चे C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड हो गया, अधूरा अधूरा ज्ञान है। C डबल बॉन्ड OH तभी एल्डिहाइड है जब उसके दूसरी तरफ क्या हो, कार्बन या हाइड्रोजन। C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ उसके कार्बन हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। ये क्या बोलते हैं इसको? यहां एक बात और जाने हम लोग, एल्डिहाइड या कीटोन को हम लोग ज्वाइंटली कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। एक बार जरा पहले इतनी बात हो जाए, अल्कोहल का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन के एक तरफ H दूसरी तरफ कार्बन, तो क्या है अल्कोहल। थायोल का फॉर्मूला, सल्फर के एक तरफ H दूसरी तरफ कार्बन, पक्का ना? अल्कोहल उसको क्या बोलते हैं, थायोल या थायोल बोलते हैं ना। अच्छा और बोलिए सर, और बोलिए। तो एल्डिहाइड C पर क्या, डबल बॉन्ड O, एक तरफ H और दूसरी तरफ H या C। कीटोन में C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ, इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। पक्की बात। एल्डिहाइड या कीटोन को किस कैटेगरी में रखते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, पक्का ना? आइए जरा देखिए, C डबल बॉन्ड O, यहां OH हो जाए और इधर नहीं, इधर अभी अच्छे से लिखो H या C, तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा एक और एंगल से हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, जरा इस एंगल पे भी नजर रखिएगा, सुनिएगा। O के एक तरफ H है दूसरी तरफ C, ये है अल्कोहल। O के एक तरफ H है दूसरी तरफ C, क्या है ये, अल्कोहल। लेकिन अगर इस C पर केवल C ना हो बल्कि डबल बॉन्ड O हो, C पर केवल C ना हो बल्कि डबल बॉन्ड O हो, डेफिनेटली 2 1 3, इधर फिर क्या हो जाए H या C, तो ये अल्कोहल नहीं रहा बल्कि क्या हो गया,
क्या आप समझ पा रहे हैं अल्कोहल और एसिड में क्या अंतर है? O के एक तरफ H, दूसरी तरफ कार्बन, तो है वो अल्कोहल, लेकिन अगर उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड O हो गया और फिर एक H या C, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। पक्की बात? ठीक है। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स होते हैं, 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स होते हैं, 4 डेरिवेटिव्स बोलते हैं। डेरिवेटिव्स किसको बोलते हैं? जो उससे डेराइव हुए। थोड़ा और अच्छे सुनिए, पहले तो नाम लिख देते हैं तब बताएंगे क्या है। 4 डेरिवेटिव में एक है ईस्टर, दूसरा है एसिड हैलाइड, तीसरा है एसिड एमाइड, और चौथा है एसिड एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स अभी कभी बोलो कौन कौन? ईस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड और एसिड। याद रहेगा सर क्यों इनको डेरिवेटिव्स बोलते हैं? उसका रीजन सुनो। रिएक्शन के माध्यम से बड़े ही आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड से इनको बनाया जा सकता है। दूसरा रीजन सुनो, इन सब में किसी को भी अगर पानी के साथ रिएक्शन कराया जाए, वाटर के साथ, इस पर पानी डाला जाए, तो फिर वापस वो क्या बना देते हैं? कार्बोक्सिलिक। ईस्टर हो या एसिड हैलाइड हो या एसिड एमाइड हो या एसिड एनहाइड्राइड, इनमें से किसी का भी रिएक्शन अगर किसके साथ करा दिया जाए? वाटर के साथ, H2O के साथ, तो ये वापस बना देते हैं क्या? कार्बोक्सिलिक। इसीलिए इन सभी को हम लोग किस में बोलते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पक्का? जरा चर्चा करिए सर, फॉर्मूला देखिएगा, जरा अच्छे से सीखना है, ध्यान केंद्रित करिए, टायर्ड नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए देखिए, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए, एक वर्ड है बेटा ईथर और एक वर्ड है ईस्टर। एक है ईथर, दूसरा है ईस्टर। पब्लिक हमेशा कंफ्यूज रहती है, अच्छे से सीख जाना है। दोनों नाम भी सर मिलते जुलते लगते हैं, समझना है। देखो, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन हो तो ये ईथर है। क्या है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन हो तो किसका बोलते हैं? इसको ईथर। लेकिन ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है और एक तरफ जो कार्बन है वो सिर्फ कार्बन नहीं है, बल्कि उस पर डबल बॉन्ड O है और उसके बाद इधर H या C है, तो ये हो गया ईस्टर। पहले बोलो, ईथर और ईस्टर में एकदम क्लियर अंतर पता है? ईथर में क्या होता है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन। ईस्टर में क्या होता है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है, लेकिन एक तरफ जो कार्बन है वो कार्बन नहीं है, सिर्फ क्या है उस पर डबल बॉन्ड O है और फिर उस H या C से। अब देखो, ये नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड की इसमें पहचान छुपी हुई है। आप याद करो, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था? C डबल बॉन्ड O और OH था। ये वाला जो OH है ये कार्बोक्सिलिक एसिड था सर। ये वाला OH को हटा करके अगर यहां OC लगा दे तो बन जाएगा ना ईस्टर। आपको दोनों एंगल से ध्यान रखना है, ईथर से ईस्टर कितना अलग है और ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या समानता और क्या अंतर है। क्या क्लियर है? ठीक है, याद रहे ये ईथर आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स में। सर 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 आपने पहले नहीं बताया, ये फ्लोरोक्लोरीन वाले ग्रुप का है। सर क्यों नहीं बताया पहले? मैंने इसको पहले इसलिए नहीं बताया बच्चे, क्योंकि मुझे आपको यहां सिखाना था कि ईथर और ईस्टर में क्या अंतर है, इसलिए। पर ये इस कैटेगरी का लायक नहीं है, ये वहां होता है, फ्लोरोक्लोरोब्रोमो के साथ होता है। अरे बोलो समझ में आ रहा है या नहीं? पर ये दोनों को रिलेट कर, ये कहां है? ऑफ कोर्स देखो, यहां पर अभी जो पढ़ा रहे हैं इसमें आपको कुछ कुछ और भी चीजें मिलेंगी जो 2 डिग्री प्रीफिक्स वाली हो। तो जो जो आएगा मैं लिख डालूंगा उसको। जहां भी नहीं लिखा है वो किस कैटेगरी का है? 2 डिग्री सरफेस। अरे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी?
तो 2 डिग्री सफिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं क्यों लिखूं बार बार उसमें कि वो 2 डिग्री सफिक्स है। इसमें से गलती से कोई अगर किसी कारण बस 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला आ रहा है तो वहां मैं जरूर लिखूंगा। बोलो क्लियर है? तो ये ईस्टर हो गया, ईथर और ईस्टर में अंतर समझ में आ गया। अच्छा सुनो रे बच्चा, एक होता है हेलो और एक होता है एसिड हैलाइड। समझदार बनिए। जो अंतर आपको ईथर और ईस्टर में नजर आया कुछ वैसा ही अंतर आपको हेलो और एसिड हैलाइड में नजर आएगा। ये हेलो याद है ना, कहां पढ़े थे? 2 डिग्री प्रीफिक्स में पढ़े थे कि नहीं? क्या था बताओ? हेलोजन। याद करो किससे जुड़ेगा, और फोर्स ऑर्गेनिक में किससे जुड़ेगा? कार्बन से। यहां बताओ सर हेलोजन है रे बच्चा, लेकिन अगर वो किससे जुड़े? कार्बन से। ये तो हेलो है। अगर इसी पर आ जाए डबल बॉन्ड O और यहां हो जाए H या C तो हो गया ये एसिड हैलाइड। बोलो आ रहा है समझ में या नहीं? अंतर दिख रहा होगा। सर क्या समझाना चाह रहे हैं, क्यों ये डेरिवेटिव है, इससे कैसे रिलेट करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव कैसे बताओगे? H या C डबल बॉन्ड O, OH की जगह हेलोजन। क्या अंतर समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पर और देखो, और देखो, तुम्हें पता है एक होता है N, जब दो तरफ हाइड्रोजन से जुड़े और एक तरफ जुड़ जाए कार्बन से, इसको बोलते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन। भूल गए क्या? याद है? सर और बोलिए। N जब दो तरफ कार्बन से जुड़े और एक तरफ हाइड्रोजन से, क्या बोलेंगे उसको? सेकेंडरी एमीन। और सर हाँ, जब N तीनों तरफ कार्बन से जुड़ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री या टर्शियरी एमीन। बोलो हाँ या ना? ये एमीन है। अब सुनो, नाइट्रोजन अगर दो साइड से हाइड्रोजन से जुड़े, एक साइड से कार्बन से जुड़े, वो कार्बन सिर्फ कार्बन नहीं हो बल्कि उस पर क्या आ जाए? डबल बॉन्ड O, और यहां क्या जुड़ जाए बच्चे? H या C। क्या बोलोगे इसको? 1 डिग्री एसिड एमाइड। 1 डिग्री एसिड। दूसरी बात सुनो, N जब दो साइड कार्बन से जुड़े, एक साइड हाइड्रोजन, ये तो एमीन था 2 डिग्री, लेकिन अगर इसी पर आ जाए डबल बॉन्ड O और इधर हो जाए H या C तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे 2 डिग्री एसिड एमाइड। और अगर N तीन तरफ कार्बन से जुड़ा हो और CO हो और उसके अलावा H या C हो तो इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एसिड एमाइड। पहले यहां तक समझ में आया या नहीं? यहां पर आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, उधर लिख रहे हैं वो सब 2 डिग्री प्रीफिक्स में जा रहा है, तो सर एमीन 2 डिग्री प्रीफिक्स का है? नहीं नहीं, मैं लिख भी दूंगा, ये भी 2 डिग्री सफिक्स में आते हैं, ये भी 2 डिग्री सफिक्स में आते हैं। कई सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, एक कंपाउंड दे दिया, उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, उन फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है और कितने फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप पता होगा तभी तो पहचानोगे। बताओ, नाइट्रोजन एक साइड से कार्बन से जुड़ा है, दो साइड से हाइड्रोजन से, क्या बोलोगे? दो साइड से कार्बन से जुड़ा है, एक साइड से हाइड्रोजन से। तीन साइड से कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री एमीन। और उसमें से किसी एक साइड C पर डबल बॉन्ड O हो और उससे H या C जुड़ा है तो किस कैटेगरी में चला जाएगा? 3 डिग्री, मतलब एसिड एमाइड में चला गया। अब वो कितने तरफ कार्बन जुड़ा है उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा ध्यान से सुनना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अल्कोहल की कितने तरह की डिग्री होती है?
अल्कोहल की, ध्यान दो जरा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। एमीन या एसिडमाइड की कितने तरह की डिग्री हुई? ये भी 3 तरह का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, आईयूपीएससी ने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, यद्यपि कि इनकी डिग्री अलग है, लेकिन इन तीनों को एक ही फंक्शनल ग्रुप के तत्वाधीन रखा है, अंदर में रखा है, और वो है अल्कोहल। बहुत क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, डिग्री अलग है लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम है तीनों का। कौन? अल्कोहल। लेकिन प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, ये तीनों फंक्शनल ग्रुप 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माने गए हैं अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, क्योंकि उन्होंने माना कि इन तीनों के गुणों में अंतर एक हद से ज्यादा है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलती कभी नहीं करना। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन आर 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। सिमिलरली primary acidamide, secondary acidamide, tertiary acidamide are also 3 different functional groups. कितना क्लियर है? सर आपने बोला 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री alcohols belong to जी, क्या ये क्लियर है? हम चाहते हैं कि आप एक बार जरा इस फॉर्मूले को खुद से देखें, अच्छे से देखें। क्वेश्चन देंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। हम क्वेश्चन पहले अभी 2 मिनट और पहले पढ़ाएंगे तब क्वेश्चन देंगे। क्लियर है? ये पेज क्लियर है? ये देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, इसके कितने डेरिवेटिव है समझ में आ रहा है? ईथर, ईस्टर में अंतर देखिए, पहले इसको देखिए, पहले फिर बात करो। ये एक बार फिर से बता दूं, ये एमीन्स किस कैटेगरी में आते हैं? प्रीफिक्स नहीं, वो दोनों प्रीफिक्स था, मैंने लिख दिया है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन, ये भी सफिक्स में आते हैं, 2 डिग्री सफिक्स, और ये भी 2 डिग्री सफिक्स में ही आते हैं। मैं लिखने नहीं जा रहा, बोल दिया मैंने। क्लियर है? एक यहां पर जो चौथा डेरिवेटिव है उसकी बात करने जा रहे हैं हम। एसिड
एनहाइड्राइड। अब बच्चे इसके फॉर्मूला को लेकर परेशान रहते हैं, बड़ा सिंपल है अगर अच्छे से समझे तो। देखिए, एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड वर्ड आया है एनहाइड्रस से। एनहाइड्राइड वर्ड किससे आया है? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस माने विदाउट वाटर, एनहाइड्रस माने विदाउट वाटर, बिना पानी के। तो अगर एसिड एनहाइड का मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, एसिड विदाउट वाटर। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो मैं आपको राय दूंगा, आप एसिड का फॉर्मूला मुझे बताएं, मैं कैसे लिखूं, क्या लिखूं बताओ। सी डबल बॉन्ड ओ, यहां क्या लिखूं? OH, और यहां क्या लिखूं? H या C। पक्का? एक बार और मैं लिखना चाहता हूं, C, यही चीज, डबल बॉन्ड O, OH, H या C। दो बार मैंने एसिड लिख दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं क्या करूंगा, एक में से OH और दूसरे में से H निकाल दूंगा, H2O, पानी। इस कार्बन की जो वैलेंसी फ्री हुई, इसको मैं इस ऑक्सीजन से जोड़ दूंगा। कैसे सर, लिख के बताइए। C डबल बॉन्ड O, यहां बोलिए सर, H या C? O चलेगा। फिर बोलिए सर, C डबल बॉन्ड O, H या C। यही हो गया हमारा एसिड एनहाइड। बोलो, नहीं याद हुआ? C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ H या C। क्या हो गया? एसिड एनहाइड्राइड। C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां होना चाहिए H या C। जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं साइनाइड, या इसी का दूसरा नाम है नाइट्राइल। साइनाइड या नाइट्राइट नहीं, नाइट्राइल। साइनाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, अगर ये जो जुड़ रहा है वो C से ना जुड़ के N से जुड़ जाए, कुछ ऐसा, हाँ ऐसा, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, H या C से जुड़ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। इसके तीन नाम हैं, तीनों नाम याद है। ये आइसो का, वो जो आइसो पढ़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है। आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल कुछ पढ़ाए थे ना, उससे कोई लेना देना। आइसोसाइनाइड को हम लोग बोलते हैं आइसोनाइट्राइल, या एक और बहुत फेमस नाम है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बाइल एमीन। कार्बाइल एमीन भी बोलते हैं इसको। अंतर क्या है दोनों में? ये C से जुड़ेगा चेन से, ये किससे जुड़ेगा? N से जुड़ेगा। पक्का? अच्छा, ये हाँ, यहां पर एक बात बताना चाह रहे थे, ये जो आइसोसाइनाइड है इसको ध्यान रखिएगा, इसको रखा गया है, इसको रखा गया है 2 डिग्री प्रीफिक्स में, जहां जहां आ रहा है मैं लिख दे रहा हूं। सर, ऑक्सीजन के बगल में दोनों तरफ कार्बन था, अभी तो बात किए थे, क्या बोलते इसको? बात किए थे अभी, ईथर बोलते हैं ना इसको, बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? किस कैटेगरी का ये? प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। अगर यहां ऑक्सीजन ना हो, उसके जगह अगर सल्फर हो, और सल्फर के दोनों तरफ कार्बन, तो बाबू इसको बोलते हैं थायो ईथर। क्या बोलते हैं इसको? थायो ईथर। ऑक्सीजन की जगह सल्फर हो और दोनों तरफ क्या हो जाए? कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? थायो ईथर। एक और बात सुनिएगा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन हो, क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन हो, क्या बोलते हैं इसको? लेकिन अगर कार्बन आपस में जुड़ करके साइकिल बना ले, कार्बन आपस में जुड़ के साइकिल बना ले, तो बेटा इसको बोलते हैं साइक्लिक ईथर।
ईथर और साइक्लिक ईथर दोनों अलग फंक्शनल ग्रुप है। ईथर या साइक्लिक ईथर क्या है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन और आपस में जुड़ के क्या कर ले वो, तो क्या बोलते हैं उसको। और ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, बताने की जरूरत नहीं, ये तीनों के तीनों आते हैं किसमें? 2 डिग्री प्रीफिक्स में। 2 डिग्री प्रीफिक्स में। थक रहे हैं आप लोग? थक तो गए, कोई बात नहीं, जल्दी ही आपको छोड़ देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ये 1-2 और कराएंगे यहां पर, फिर 1-2 सवाल करेंगे जो फंक्शनल ग्रुप आपको, क्योंकि दिमाग में छपने चाहिए। अभी मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम भी दूंगा। ये ठीक है या नहीं ठीक है? अच्छा, कुछ पूछना चाह रहे हो पूछो। अच्छा, यहां पर आ जाओ एक चीज बस। एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, OH, याद रहे यहां एच मत जोड़ देना, वरना ऑर्गेनिक कुछ पहचाने नहीं बचेगा। इसमें कार्बन है नहीं, तो यहां जुड़ना क्या चाहिए? मस्ट क्या है? ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख लो, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है SO3H। इसको क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक चीज यहां और सुन लो जरा, सुन लो मन लगा के। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप? ओ के साथ एक तरफ जुड़ा है क्या, और दूसरी तरफ क्या है? कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? बहुत बढ़िया, अल्कोहल। ये अल्कोहल है, लेकिन अगर यहां बेंजीन हो गया तो ये अल्कोहल नहीं है बल्कि फिनॉल है। याद रहे, बेंजीन से जब भी OH डायरेक्ट जुड़ेगा वो फंक्शनल ग्रुप फिनॉल है, और फिनॉल और अल्कोहल 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। नहीं समझ में आया? OH जब किससे जुड़ जाए? बेंजीन से। OH जब किससे जुड़ जाए? डायरेक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। सर ये कंपाउंड है ना फिनॉल है? नहीं, कंपाउंड तो फिनॉल है ही, और इसमें फंक्शनल ग्रुप भी। फिनॉल एक परिवार का नाम है, फिनॉल एक फंक्शनल ग्रुप का नाम है, और उस फिनॉल परिवार के सबसे छोटे सदस्य का नाम भी फिनॉल होता है। लेकिन फिनॉल अपने आप में एक परिवार। OH जब बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ेगा, ये फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल। सर ने बोला फिनॉल एंड अल्कोहल, भूले नहीं, आर 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। टू डिग्री सफिक्स आपका खत्म हो गया विधिवत रूप से, लेकिन हम लोग 2 प्रश्न करेंगे, 2 या 3 कर लें, 2 कर लें जो भी आप। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपको मैं गिनती करवाऊंगा फंक्शनल ग्रुप का, तो उससे पहले आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं सब चीज को अच्छे से देखने के लिए। अच्छे से दिमाग में सेट कीजिए तो जरा। बढ़ जाए, थोड़ा अच्छे से एक बार देख लिया जाए। पक्का?
क्या चेंज करें? ये पेज थोड़ा अच्छे से देखिए सब लोग। ठीक है, ये तो ठीक है। सवाल दिया जाए, तैयार है? चलो, चलो ये सवाल करो पहले। बन गया, करते हैं, मिला लीजिएगा। किया जाए?
चलो भाई बात करें, बताओ। ये क्या है? ये ईस्टर है कि नहीं? देखो ऑक्सीजन के एक तरफ कार्बन, ऑक्सीजन के एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ जो कार्बन है डबल बॉन्ड ओ, और फिर वो किससे जुड़ा हुआ है? सी से। ईस्टर है कि नहीं है? ये क्या है? ये दोनों अलग है क्योंकि ये चेन से जुड़ा है एन से और ये चेन से जुड़ा है सी से। ये जहां साइनाइड है वहीं ये आइसोसाइनाइड है। आप देख लीजिए कैसे जुड़ा हुआ है। ये चेन से एन से जुड़ा है, ये चेन से सी से जुड़ा है। ये कौन है? अल्कोहल। ये आपका साइक्लिक ईथर है। ये क्या है? ये आपका कीटोन है। दिक्कत हो रहा है? ठीक है। ये देखिए एन तीन तरफ कार्बन से जुड़ा है और एक तरफ जो कार्बन है सी डबल बॉन्ड ओ है। तो ये जो आप देख रहे हैं वो 3 डिग्री एसिडमाइड है। और ये जो आप देख रहे हैं वो 3 डिग्री एमीन है। सब तो ले लिए ना? कुल कितने फंस फिल्म? टोटल फंस फिल्म 8। है ना? एक क्वेश्चन और करिए। चेंज करेगा? अरे चेंज। चलो बहुत बहुत परेशान कर रहे हो सर।
कर लिया? सबके आंसर वेरी कर रहे हैं भाई। घर पे जाके थोड़ा मेहनत करना है, आज ही करना है। क्यों? कल सर फिर प्रकट होंगे, तो ये करके रखिएगा, तब तो आगे बात कर पाएंगे। चलिए बताइए, क्या ये ईस्टर है? कोई डाउट है तो बताइए, ये क्या है? अल्कोहल। ये क्या है? OH बेंजीन के कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट। ये क्या है? फेनॉल। है कि नहीं? फेनॉल है। ये देखिए, O के C डबल बॉन्डो इधर भी है। ये एसिड एनहाइड्राइड है। थायोल नहीं, थायो ईथर है। ये सल्फर के दोनों तरफ कार्बन है, थायोल नहीं है, ये थायो ईथर है। ये 2 डिग्री एसिडमाइड है। ये 2 डिग्री एसिडमाइड है। ये अल्कोहल है, मैं गिनने वाला नहीं इसको, क्योंकि यहां एक प्रश्न में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यू हैव टू काउंट ओनली डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अगर एक फंक्शनल ग्रुप 2 बार आ रहा है तो आपको 2 नहीं गिनना है, बल्कि क्योंकि डिफरेंट को ही गिनना है, सवाल ने क्लियर किया है। ये क्या है? ये ईथर है। ये क्या है भाई? 2 डिग्री एमीन है। और कोई बच रहा है क्या? सब हो गया ना? तो अगर गिने हम लोग इसको, तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। भाई इसको थोड़ा इधर कर देता हूं, क्योंकि ये लग रहा है मिलजुल करके एक टाइप का लग रहा है। तो टोटल कितने हो गए? ठीक है, ठीक है। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स से लेकर 2 डिग्री सफिक्स तक हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग अगली क्लास में अल्केन का नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे। ठीक है।